आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सनतकार रतन टाटा के सरकारी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूम। मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर दी गई विदाई। रतन टाटा की आखिरी रसूम में हजारों अहम शख्सियात ने की शिरकत। सभी ने आजहानी सनतकार को नम आंखों से किया रुखसत। आसियान सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शिरकत की। 21वीं सदी को करार दिया आसियान और भारत की सदी। उमर अब्दुल्ला चुने गए नेशनल कॉन्फ्रेंस कानून साज पार्टी के लीडर। पार्टी अरकान असेंबली का अदा किया शुक्रिया। और इस्राएली फौज का सीरिया में हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों को मार गिराने का दावा। लेबनान और सीरिया पर इसराइल के हमले जारी। सनतकार रतन टाटा का जनाजा मुंबई के NCPA लॉन में लोगों का आखिरी दीदार के बाद सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूम के लिए उठाया गया। वर्ली शमशान घाट तक अवाम और ख़ास शख्सियात का एक बड़ा हुजूम जनाजे के साथ था। वर्ली शमशान घाट पर आखिरी रसूम से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और फिर हज़ारों सोगवारों ने रतन टाटा को नम आंखों के साथ रुखसत किया। रतन टाटा के जनाजे का आखिरी दीदार करने और आखिरी रसूम में शिरकत करने के लिए सियासत, सकाफत और कारोबारी दुनिया की हज़ारों अहम शख्सियात पहुंची हुई थी। सभी ने रतन टाटा की मौत को मुल्क और कौम का नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। रतन टाटा बॉर्न इंडस्ट्रियलिस्ट और एक फिलांथ्रोपिस्ट भी था और वो सही काम करता था। इंडस्ट्री में कभी अफरा तफरी करना या किसी और तरीके से पैसे कमाना ये नहीं था। वो हमेशा जो सच है उसी सोर्स से अपना काम करके देश को भी बचाना का कोशिश किया और हमेशा वो इसमें भी ये कहता कि देश पहला उसके बाद बिजनेस। तो इस ढंग से काम करता था और मैं खुद भी उनको कई बार मिला जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था। यहाँ पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे उस वक्त मैं SM कृष्णा यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग किए थे ताज वेस्ट एंड में। तो बहुत ही पोलाइट और हम लोगों से जो भी बात करता था बड़ा गंभीरता से और पोलाइटनेस से। ऐसा आदमी इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और 100 कंट्रीज में जिसके बिजनेस है, ऐसे आदमी को मैंने बिजनेस मैन में कॉरपोरेट इसमें नहीं देखा। तो मैं अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे लोग कॉरपोरेट में या बिजनेस में अगर आए तो देश की भलाई होती है। मैं समझता हूँ ये वो शख्स था जो बहुत ही नरम था और हम्बल था और इसको सोच सिर्फ हिंदुस्तान को आगे ले जाने की थी। ये एक फैमिली कंपनी थी। इसने फैमिली कंपनी को बढ़ावा दिया और इसको ऑल इंडिया नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड कंपनी बनाया। हाल ये है कि यही वो शख्स है जिसने इस फर्म को आज जैगुआर भी ली और कई कारखाने इन्हें लिए हैं दुनिया में, चीन में भी ये है। ये दिखाता है कि नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह की जी जो वो ख्वाहिश थी राजीव गांधी की कि हम लोग यहाँ के खोल दें यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ सरकारी राज होता था इसमें इंडस्ट्री के लिए। जब उसने वो सब तोड़ दिया तो आउटलुक बढ़ गया और रतन टाटा का नजरिया बहुत बड़ा था। उसकी नजर बहुत तेज थी और दूर तक थी, जिससे कि हिंदुस्तान का नाम
उसने सारे दुनिया में पैदा किया। आज मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा खिला पैदा हुआ है, इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। टाटा ये नाम सालों साल से हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में राज करता रहा है। टाटा यानी सत्य, प्रामाणिकता। टाटा यानी देशभक्ति। खास करके जब उद्योगपति का निधन होता है तो देश कभी रोता नहीं, लेकिन रतन टाटा जी के निधन के बाद देश में जो मायूसी है, घर घर में जो एक दुख का माहौल है, ये भाग्य किसी उद्योगपति को नहीं मिल सकता है, टाटा को ही मिल सकता है। टाटा के लिए हमने हमेशा देखा है, देश जो है ये एक निर्माण का कार्य है, लूटने का काम नहीं है। कुछ उद्योगपति देश लूटने के लिए उद्योगपति बनते हैं, उसको बनाया जाता है, लेकिन टाटा जो है हमेशा देश बनाने में आगे रहे, सफल रहे। हमेशा हम सबको उनसे प्रेरणा मिली, लाखों का रोजगार दिया, देश का कबाड़ा नहीं किया टाटा जी ने जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए टाटा हमेशा हमारे मन में, देश में जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे और अमर है। वो सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे। जब भी मैं उनको इनवाइट करता था राष्ट्रपति भवन में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैंक्वेट्स, जब फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, तो उनको इतने प्रसिद्ध उद्योगपति होते हुए भी उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से। ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति, और हमेशा प्रोटोकॉल को ध्यान रखना। लेकिन सचमुच में देखा जाए, उनकी एक जो बहुत अच्छी सोच थी, उसको मैं जरूर आज मैंने और भी साझा किया था। मैंने ये कहा था, प्रायः उद्योगपति धनोपार्जन के लिए उद्योग लगाते हैं, लेकिन उनकी विशेषता ये, और कहते भी थे, सबको कहते थे कि वे आप लोग यदि उद्योग लगाना है, व्यापार करना है, तो सबसे पहले राष्ट्र हित आपका होना चाहिए। इसीलिए ये टाटा ग्रुप के यदि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज देखेंगे, उनमें आपको सबसे ज्यादा आपको राष्ट्र हित दिखाई पड़ेगा। Well, actually, I had a fairly long association. You know, I first met him when I was a kind of middle level in the government. At that time, we started the CEO forum with the United States. He was a natural choice as a person who was to lead it. So those years, we used to work together quite closely, travel together to the US, when the Americans came over, talk to them as well. And then I renewed my, relationship when I went to Singapore. Singapore always had a very special place for Ratan Tata, because I think, if my memory serves me right, he started his career there. In fact, he was, during my tenure, he was awarded honorary citizenship of Singapore. I think he's the first Indian to get the honorary citizenship. So I still remember we had this picture, all the Tata, the company leaders had all come there. In fact, if I can find it, maybe I should tweet it at this time. I also remember, because he once told me, normally he didn't visit embassies, so he actually came and saw me in the High Commission there. He was really a remarkable person, and I think if you look at the outpouring today of feeling, of affection, of respect, of regard, I mean, I can't remember anybody, honestly, in the world of industry who's evoked this kind of emotion among people across a very, very wide cross-section. I mean, it is truly seen as a national loss. When you look, I think people will realize with the passage of time. Today we are talking about India rising, of India having a bigger global footprint. Ratan Tata pioneered that. I mean,
he was a man ahead of his times. He took the Tata Group abroad in a way. I mean, today if there's a sort of a global, there's a global recognition of Indian industry. I think Ratan Tata deserves that credit. देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, not just for corporate India but for the country as a whole. I think the impact of his work is quite unparalleled, and I think we should remember him through the richness of his work. हम कई बार मिलते थे सालों पहले, और हमें बहुत ज्यादा सोबर थे, फ्रूगल थे, और देश के हित में सोचते थे। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। कोई ऐसी मेमोरी जो आप याद करना चाहेंगे, सब बताना चाहेंगे? सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, लोकसभा में अपोजिशन लीडर समेत अहम सियासी लीडरान ने रतन टाटा की मौत पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। मोदी ने ट्वीट किया है कि श्री रतन टाटा जी एक दूरंदेश बिजनेस लीडर, एक रहमदिल रूह और एक गैर मामूली इंसान थे। वहीं कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि रतन टाटा एक दूरंदेश इंसान थे। उन्होंने कारोबार और खिदमत खल्क दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। अहम सनतकारों ने एनसीपीए मैदान पहुंचकर रतन टाटा का आखिरी दीदार किया। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और रतन टाटा के करीबी मुआविन सुहेल सेठ ने उनके इंतकाल पर दुख जाहिर किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी मुंबई में रतन टाटा को खराज अक़ीदत पेश किया। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा के एजाज़ में एक दिन के शोक का ऐलान किया है। सभी सरकारी इमारतों पर कौमी परचम आधा झुका रहेगा और सरकार का कोई सकाफती या तफरीही प्रोग्राम नहीं होगा। नहीं, मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था, और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। I was here to pay my respects to the departed soul. There are two things which stand out about Sri Ratan Tata. The first is that he was a true visionary, a great visionary. The second thing was that he was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. Thank you. Thank you. वियंतियाने लाओस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसियान इंडिया सरबराह इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी को इंडिया और आसियान मुल्कों की सदी करार दिया। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में कशीदगी और तनाव के हालात हैं, भारत और आसियान की दोस्ती, डायलॉग और ताउन बहुत अहम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि पिछले 10 बरस में आसियान मुल्कों के साथ हमारा कारोबार लगभग दोगुना होकर $130 बिलियन से ज्यादा हो गया है। और गति दी है। वियंतियाने लाओस में आसियान सरबराह इजलास के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के नौमंतखब वज़ीर आज़म शिगेरू इशिबा के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान
दोनों लीडरों ने हिंद जापान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत और मजबूती देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। यह आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिपांदोन को जम्मू कश्मीर में नई सरकार की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। जुमेरात को लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को ऐवान का लीडर चुन लिया गया। इसी के साथ उनके वज़ीर आला बनने का रास्ता साफ हो गया है। रियासत में इंतखाबी नतीजे आने के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के अगले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला होंगे। अब उनके इस दावे पर मुहर लग गई है। हालांकि अभी हलफ को लेकर तारीख सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मुकम्मल अक्सरियत के साथ जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले 42 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल। गवर्नर साहब से मीटिंग के हवाले से जो फैसला हुआ वो आप जानते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। कांग्रेस के पार्लियामानी रुकन और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की जीत को आइन और जमहूरी कदरों के वक़ार की जीत बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नाकाबिल यकीन नतीजों का तज्जिया किया जा रहा है। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में
हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये हम वहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई हैं। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी। 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उसे मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो एक डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 20 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और जेल का। अजमेर में कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को चरमराया हुआ करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार से आवाम को जो उम्मीदें थी उन्हें पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। चरमरा गया है, महीनों में आम चुनाव भी हो गए, लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्माण हुआ था, जब भी जनता सरकार बनाती है कुछ उम्मीदों के साथ बनाती है। दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रखा है, अफसरशाही हावी है, सत्ता के अनेकों केंद्र बन गए हैं। मंत्री इस्तीफा देके बैठे 3 महीने से, पता नहीं कि वो मंत्री हैं कि नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी
अपना काम करने में उनको छूट नहीं मिल रही है और सत्ता संगठन के अंदर सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है, तो जो कंफ्यूजन हो रहा है उससे लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, निर्माण के विकास के जो काम थे लगभग ठप पड़े हैं, बजट आवंटन नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं मिल रही है, जो काम लास्ट गवर्नमेंट ने किए थे उनको भी रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खो दे, पहली बार मैंने देखा है, क्योंकि यहां पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और जो सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी किसी सूरत में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे खुद की उनकी बजट घोषणाएं हो, और हर तरफ सरकार फेल हो रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि खिंचाव बहुत ज्यादा है सरकार के अंदर और जो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका खामियाजा जो है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक उपचुनाव की बात आपने पूछी है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राजस्थान में जब भी उपचुनाव डिक्लेयर किए जाएंगे सभी सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम लोगों ने बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हरियाणा के चुनाव का प्रभाव इन उपचुनाव में पड़ेगा, क्योंकि ये अलग राज्य है, अलग परिस्थिति में उपचुनाव हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के अंदर जहां पिछले चुनाव लगातार हम लोग सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार हम 11 जगह भाजपा को हमने पराजित किया है। इसलिए उपचुनाव में अधिकांश सीटें हमारे पास थी और मैं समझता हूं 7 सीटों पर चुनाव होगा उपचुनाव। सभी सीटों पे कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास कर सकता हूं। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला आतिशी सीएम हाउस से निकाले गए अपने पैक सामान के साथ अपनी निजी रहायशगाह पर फाइलों पर दस्तखत करती देखी गई। वीडियो में सीएम आतिशी के सामने ही उनका वो सब सामान पैक रखा नजर आ रहा है जो सीएम हाउस को गवर्नर के हुक्म पर सील करने से पहले सीएम हाउस से निकाल दिया गया था। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला आतिशी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़ा ऐलान किया है। अब दिल्ली के अरकान असेंबली को एमएलए फंड के तौर पर 10 करोड़ रुपए के बजाय 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। आतिशी ने बताया कि काबीना के इजलास में फंड बढ़ाने की सिफारिश पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही आतिशी ने कैबिनेट में लिए गए दीगर फैसलों के बारे में भी बताया। इसराइल की फ़िज़ाइया ने एक बार फिर लबनान की राजधानी बैरूत पर हमला किया है, जिसमें इस्लामी कलीसिया के हेडक्वार्टर के चीफ सुहेल हुसैन हुसैनी के मारे जाने का दावा किया है। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि हुसैनी ने ईरान और हिज़्बुल्लाह के बीच हथियारों की मुंतकली में अहम रोल अदा किया है। इससे पहले इस्राइली फ़ौज ने सीरिया में हिज़्बुल्लाह के 2 कमांडरों को मार गिराने का दावा किया था। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब। सारा